हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉक टेस्ट का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज चौथे वीडियो में हम लोग पूरे 100 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये सीरीज जो है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 17वीं बीपीएससी, इसके अलावा बीएसएससी के एग्जाम जो सीजीएल और इंटर लेवल है और बिहार दरोगा के एग्जाम और यूपी आरओ का एग्जाम को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। तो डेफिनेट रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न, और सबसे पहला प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2023 के पहले संस्करण में कुल कितने मैच खेले गए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि डब्ल्यूपीएल में कुल पांच टीम थे, ठीक है, 5 टीम थे। तो कुल मिलाकर अगर गेम की बात करेंगे तो 22 गेम खेले गए थे। कितने गेम खेले गए थे? 22 गेम खेले गए थे। और पहले इस डब्ल्यूपीएल का विजेता जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम रही थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो ये मणिपुर में नहीं कराए गए हैं, ठीक है। फरवरी में मणिपुर में नहीं हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। वो त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो शहीद दिवस की बात करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है, सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है? तो डेफिनेट रूप से अगर बात करेंगे तो पहले केरल था, लेकिन अब मध्य प्रदेश हो गया है मसाला उत्पादन में नंबर 1, ठीक है। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है, विश्व में, ठीक है, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में ही होता है। और भारत में सबसे अधिक अब कहाँ होने लगा है? ये मध्य प्रदेश में होने लगा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चावल अगर बात करेंगे, चावल में अगर सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करेंगे तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। चलिए आगे है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? निसार ये जो है नासा और इसरो का एक संयुक्त अभियान है और इसमें पृथ्वी के निगरानी के लिए एक उपग्रह भेजे जाने की बात कही जा रही है और ये 2024 में भेजा जाएगा, ठीक है। कब भेजा जाएगा? 2024 में भेजा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री अन्न सम्मेलन विश्व मिलेट का आयोजन कहाँ किया गया? श्री अन्न सम्मेलन विश्व मिलेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मतलब मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है। अनाज का वर्ष किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये 2023 को मोटे अनाज का वर्ष, उसी सिलसिले में ये सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ठीक है, किया गया है। तो ये मथुरा मेला का आयोजन जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है, ये है वार्षिक कार्यक्रम है, याद रखिएगा, ये वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। हर वर्ष मनाया जाता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और इसका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 7वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा आपका 70। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपको मालूम है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप हमें कमेंट में जरूर जवाब देंगे, ठीक है, कब मनाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए ये हर वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जा रहा है। डेट आपको बताना है, ठीक है, डेट आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये नाटू नाटू को दिया गया। आपको मालूम है आरआरआर सिनेमा का ये गाना है और ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको ऑस्कर भी मिल चुका है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार भी ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इस गाना को मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन दोस्तों अमेरिका में किया गया, ठीक है, अमेरिका में किया गया है और न्यू ऑर्लियंस शहर में किया गया ये। और इसका खिताब जो है बारबोनी ग्रेबियल को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? बारबोनी ग्रेबियल को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेबियल को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए
11वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट का तैनात किया गया। ठीक है, कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया। यहाँ किसे तैनात किया गया है दोस्तों? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। कुमार पोस्ट पर किसे तैनात किया गया है? और कुमार पोस्ट पर अगर बात करेंगे तो ये शिवा चौहान को। इसको शिवा चौहान को। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय थल सेना के फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान है। और ये शिवा यहाँ याद रखेंगे कि पहली महिला है। ठीक है, शिवा चौहान पहली महिला है जिनको यहाँ तैनात किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये मास्टर्स का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। ठीक है, जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। और आपको मालूम होना चाहिए ये महिला एकल का खिताब ये खिताब जो है आन से यंग ने जीता। ठीक है, पुरुष का खिताब जोनाथन क्रिस्टी और आन से यंग जो है, याद रखिएगा, आन से यंग ये महिला का खिताब जीती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? थीम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इसका थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये है इसका थीम। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार भी 8 मार्च 2023 को ये सेलिब्रेट किया गया है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा अगर बात करेंगे तो ये भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है। और ये 112 फीट की ऊंची प्रतिमा राजस्थान के नाथ द्वार में स्थापित किया गया है। कहाँ? 112 फीट का ये भगवान शिव की प्रतिमा नाथ द्वार। ठीक है, नाथ द्वार कहाँ है? ये राजस्थान में इसे स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ये हिंद महासागर क्षेत्र के 4 ऐसे देश हैं, हिंद प्रशांत, ठीक है, याद रखिएगा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के 4 ऐसे देश है जो हिंद प्रशांत में चीन की चुनौतियों, ठीक है, याद रखिएगा, चीन की चुनौतियों से लड़ने के लिए ये क्वाड बनाया गया है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश हैं। ठीक है, 4 देश हैं। और ये क्वाड का 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी की बात करेंगे तो ये अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है, अहमदाबाद को दिया गया है। ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जो है अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण रहता है। और साथ साथ अगर पर्यटन के समग्र विकास हेतु ये उत्तराखंड को हेरिटेज सिटी में प्रथम स्थान मिला है। पर्यटन के विकास हेतु उत्तराखंड को, लेकिन अगर शहर की बात किया जाएगा तो ये अहमदाबाद है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? दोस्तों एयर इंडिया विस्तारा के साथ विलय को मंजूरी दे दी गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विस्तारा किसका ये है? टाटा का एक आपको मालूम होगा कि टाटा का ये उपक्रम है। और टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है और उसके साथ इसका विलय होने जा रहा है। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो अंडर 19 क्रिकेट की बात कीजिए तो अंडर 19 क्रिकेट की अगर मेजबानी की बात करेंगे तो ये श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका करेगा। और 26 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया जाएगा। 26 में, ठीक है, 26 में इसका संयुक्त रूप से आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया के द्वारा, याद रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 19 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है इस बार। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां रैंकिंग में भारत का स्थान है, जो काफी खराब कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 136 देशों की रैंकिंग में अगर 126वां है मतलब नीचे से आप 10वां है। ठीक है, तो काफी खराब स्थिति है हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस में। प्रथम स्थान की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है, याद रखिएगा। चलिए 20वां की बात करें, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये ज्ञान चतुर्वेदी हैं जिनको 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि व्यास सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है ये जो है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो पुरस्कार उन ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनको पागल खाना इनकी जो उपन्यास थी उसके लिए दिया गया है। किसके लिए?
पागल खाना नामक उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। चलिए, पाक जल डमरूमध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पाक जल डमरूमध्य किसको अलग करती है, ये आप हमें डेफिनेट रूप से कमेंट में बताइए। किन दो देशों को पाक जल डमरूमध्य अलग करती है? क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो डेफिनेट रूप से आप जानते हैं, तो इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका आप समझ लीजिए कि पाक जल डमरूमध्य को तैर कर पार करने वाले भारतीय हैं, और वे भारतीय कौन हैं? ठीक है, वे भारतीय हैं शपन्ना रमेश सिलार। कौन है? सपन्ना रमेश सिलार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उद्देशिका या प्रस्तावना जिसको कहते हैं, ये क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए के एम मुंशी ने इसे राजनीति की जन्म पत्री कहा है। के एम मुंशी ने इसे राजनीति की जन्म पत्री कहा है, उद्देशिका को। और बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो उद्देशिका को ही, क्योंकि उद्देशिका में ही संविधान का एक निचोड़ डाला गया है, उद्देशिका में संविधान के उद्देश्य को बताया गया है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सीबीसी। ठीक है, याद रखिए सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का अगर वर्णन की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ है। ठीक है, याद रखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में, ये संविधान के द्वारा, संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है, सरकार द्वारा इसे पारित एक प्रस्ताव से किया गया है संथानम समिति के सिफारिश पर। किसके? तो संथानम समिति के सिफारिश पर। तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्या है ये? एक संवैधानिक संस्था नहीं होते हुए ये एक सरकार का उपक्रम है। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद की जैसे आप लोग देखे होंगे योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग एक सलाहकार समिति के रूप में काम करती है। सिमिलरली सीबीसी भी, ये इसका भी, योजना आयोग का भी संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, उसी तरह सीबीसी का भी संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? अगर हम लोग भारतीय संसद के सबसे बड़ी समिति की बात कर लेंगे तो ये प्रकलन समिति है, जो सबसे बड़ी समिति है। इसलिए बड़ी समिति है क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, कितने होती है? 30 होती है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 30 में आप याद रखेंगे कि 30 में इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, और वह प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता? तो ये 26 तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, 26 तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये लागू किया गया है। ठीक है, और संविधान द्वारा ये मतलब नियम बनाकर लागू किया गया है अनुच्छेद 82 और 70(3) में ये शर्तों में संशोधन करके। ठीक है, 26 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब 26 में जब परिसीमन हो जाएगा 2026 में, तो यहाँ पे जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण हाल ही में पास किया गया है वो भी लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है किसको? तो राय कौन ले सकता है विधि के अधिकार पर? ये राष्ट्रपति महोदय ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब इसका हो जाएगा। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर संवैधानिक सलाह की जरूरत होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो सलाह ले सकता है, लेकिन उसके सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्यपाल होगा। क्या? राज्यपाल होगा। अगर देश की बात करेंगे तो राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 154 के अंतर्गत, ठीक है, 154 के अंतर्गत राज्यों का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 154 के अंतर्गत। ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? 54 में देखिए, सतत विकास के लिए आपको क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण यह भी चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण चाहिए, निर्धनता को घटाना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है? टिकाऊ विकास। ठीक है, जो सतत विकास मतलब जनता के सबसे निचले तबके तक विकास की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा कौन सी पर निर्भर करती है? दोस्तों, वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। किस पर? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो ये आप देखेंगे पर्यावरण संतुलन विकास के लिए,
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए, सभी के लिए ये जो है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण आवश्यक हानिकारक है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। ठीक है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अगर साइलेंट वैली परियोजना की बात करेंगे तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। ठीक है। तो संबंध भी इसी से होगा। और वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये जो साइलेंट वैली है इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो अगर भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है। कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है, जो जैव विविधता के मामले में हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हॉट स्पॉट है जैव विविधता के मामले में ये पश्चिमी घाट। ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और ये जो है हॉट स्पॉट कहलाता है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार, भारतीय सीमा और सुंडालैंड इसका इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो है मेरा कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इलेक्ट्रा गोल्ड कप की बात करेंगे तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो आप हमें कमेंट में भारत के एक प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। ठीक है। कमेंट में क्या बताना है आपको? भारत के एक प्रमुख टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया है, श्रीलंका ऑलरेडी है, बांग्लादेश है, तो कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सार्क आप लोगों को मालूम होगा साउथ एशियन कंट्री का एक ये संगठन है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं उसको आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आइसोहेल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आइसोहेल। और मतलब आइसोहेल मतलब समधूप रेखा। इसको देखिए आइसोहेल मतलब समधूप रेखा, याद रखिए समधूप रेखा इसको कहा जाता है आइसोहेल। ठीक है। और आइसोथर्म मतलब समताप रेखा, जहां समान ताप को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी समताप रेखा। आइसोबार आप समझते हैं जहां समान दाब होगा। ठीक है। समान दाब वाली रेखा। ठीक है। और आइसोहेलाइन क्या है? तो समलवनीकरण वाला, मतलब समान लवण वाला एरिया को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। तो अभी सभी ऑप्शन को आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? ठीक है। तो कौन सा है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का? तो याद रखिएगा ये पांडवानी, नौरानी और डागला, ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर लाहो बंगला की बात करेंगे तो ये लाहो बंगला जो है मेघालय से संबंधित है। ठीक है। मेघालय से संबंधित है। और छपेली, महथु और डांगी ये जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। और रासलीला, नौटंकी और कजरी ये जो है यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए ये 1953 में हुआ। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1954 में, देखिए 1954 में हुआ था ललित कला अकादमी। ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना। ठीक है। अकादमी की स्थापना। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1954 में एक और हुआ था स्थापना, साहित्य कला। ठीक है। साहित्य कला अकादमी की स्थापना। ठीक है। चलिए असम राइफल का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल की मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है? ये शिलोंग में स्थित है। ठीक है। शिलोंग में स्थित है। शिलोंग कहाँ है आपको मालूम होगा? शिलोंग में है ये। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। ठीक है। मेघालय की राजधानी है और यहीं पे असम राइफल का मुख्यालय है। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो है वो आवेश की इकाई है। किसकी? आवेश की इकाई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? ठीक है। कौन से दो ऐसे अंग हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो वो है हृदय और मस्तिष्क, क्योंकि ब्लड का जमावड़ा यही ज्यादा होता है। ठीक है। इसीलिए यही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार अगर हम लोग देखेंगे तो ये टेस्ला के द्वारा,
निकोला टेस्ला के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसके धारा पर क्या प्रभाव होगा? कि विभवांतर स्थिर रख रहे हैं और परिपथ की दूरी आधा कर दे रहे हैं, मतलब दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध अगर आधा कर देंगे तो धारा का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम है? देखिएगा आप लोग प्रिज्म पर, तो विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम किसका होता है? सबसे अधिक विब ग्योर, अगर आपको याद है। ठीक है, विब ग्योर अगर याद है तो देखिए सबसे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। वायलेट का सबसे अधिक और रेड का सबसे कम, तो इसमें रेड सबसे अधिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? देखिए उत्तल दर्पण में आप देख लीजिएगा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गलत है, प्रतिबिंब वास्तविक है, मतलब गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ओडोमीटर सिद्धांत जो है वो तरल माध्यम से किसी वस्तु को उत्प्लावनता को मापते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से किसी वस्तु के उत्प्लावनता को मापते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अगर बात कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व पातक पदार्थ नहीं है? ठीक है, ऊर्ध्व पातक मतलब ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही क्या होता है, वो वाष्पशील होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये सोडियम सल्फेट नहीं है। ठीक है, बाकी सभी अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन ये सब क्या है? ऊर्ध्व पातक पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता देखिए किसी भी तत्व के बाह्य कक्षा में उत्पन्न जो बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, या फिर ग्रहण करेंगे मतलब लेंगे या देंगे। ठीक है, तो ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, तो ग्रहण ये 7 जो होता है, याद रखिएगा 5, 6, 7 जिसके लास्ट में होता है वो गेन करता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 5 वाले की 3 हो जाएगी, 6 वाले की 2 हो जाएगी, 7 वाले की 1 हो जाएगी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग उभयधर्मी। क्या कहेंगे उसको? हम लोग कहेंगे अनोक्सी अम्ल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? अनोक्सी अम्ल। ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनोक्सी अम्ल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज तथा क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज और क्षारीय माध्यम का अगर रंग की बात करेंगे तो पीला गुलाबी, ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ये होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किस तत्वों के साथ मिलकर अपने यौगिकों का ध्यान केंद्रित किया था? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे 79 का, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या कहता है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो किया जाता है किसके? रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में रखकर अपना आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये है फ्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पर फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर क्लोरीन, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, चौथे नंबर पे आयोडीन और 5वें नंबर पे स्टैटिन है। ठीक है, ग्रेफिन क्या है? आपको मालूम है ग्रेफिन क्या है? तो ग्रेफिन एक कार्बन का अपरूप है। जिस तरह से आप देखेंगे कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है। सिमिलरली ग्रेफिन भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है, क्या है ये? कार्बन का अपरूप है। और कागज से भी पतली शीट इसकी बनाई जा सकती है। ग्रेफिन की कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है कि
यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला है कि देखिए यूट्रोफिकेशन की बात हो रही है, तो यूट्रोफिकेशन क्या है? रासायनिक तत्वों को विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक के तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता में जो अभिक्रिया होती है, देखिए क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को जब यौगिक बनाते हैं दोनों मिलकर, तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र के मतलब एटमॉस्फेयर के उपस्थिति में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूनीकरण किसका होगा? तो याद रखिएगा विलीन ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, विलीन ऑक्सीजन का, क्योंकि ये वातावरण में ये अभिक्रियाएं कराई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ठीक है, तो कीटभक्षी पौधा नहीं है दोस्तों प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस, बाकी सभी कीटभक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो ये थियोफ्रेट्स हैं, ठीक है, थियोफ्रेट्स हैं जिनको पहला वनस्पति विज्ञान माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो आप डेफिनेट रूप से जानते होंगे, जो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो ये है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज मतलब एंटीबायोटिक की खोज। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो पादप हार्मोन पौधे के हार्मोन की बात हो रही है, तो ये कोशिका विभाजन से संबंधित कौन सा हार्मोन हो जाएगा? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। और साइटोकाइनिन की खोज जो है मिलर ने 1955 में किया था, ठीक है, मिलर ने 1955 में साइटोकाइनिन की खोज किया था। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो अगर श्वसन का पहला चरण बात कर लेंगे तो ये क्या है? ग्लूकोज का पाइरुवेट में, ठीक है, पाइरुवेट में विखंडन है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? बायोफाइटा समूह के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा मार्केसिया, ठीक है। बायोफाइटा के अगर अन्य की बात करेंगे और की, तो ये मॉस, ये सभी बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। मॉस, ठीक है, एंथोसिरोसस, ठीक है, एंथ्रेसिरोस, और इसके अलावा मार्केसिया, ठीक है, ये सभी बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। पुष्यवाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, ठीक है, पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, उसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है, क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवाहिका इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो ये आंखों की फोकस दूरी को बदलते रहता है, जिसके कारण हम दूर और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये आप याद रखेंगे कि रक्त में आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस, जो ऑक्सीजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। उद्देश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? ठीक है, उद्देश्य निर्यात का अर्थ अगर बात करेंगे तो इसका सही जवाब होगा सेवाओं का निर्यात, ठीक है, किसका निर्यात? सेवाओं का निर्यात, ठीक है। जैसे सेवा में आप अगर बात कर लेंगे बीमा पॉलिसी, यह भी एक सेवा है, ठीक है, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन यह भी एक सेवा के अंतर्गत ही आता है। अगर बात कर लेंगे तो व्यापार भी सेवा के अंतर्गत ही आता है। ये सभी सेवाओं का निर्यात अगर हम लोग करते हैं, जैसे IITN हुआ, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ, ये सभी सेवा प्रदान करते हैं, तो ऐसे सेवाओं के निर्यात को हम लोग उद्देश्य निर्यात के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे तो ये 1980 से 85 के बीच रहा है, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना अब समाप्त कर दिया गया है। सरकार जो है लंबी योजना, फिर मध्यम योजना और छोटी योजना, 3 तरह की योजनाएं लागू कर रही है। पहले योजना आयोग होता था, उसके जगह पे क्या हो गया है,
नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, आप हमें कमेंट के में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रछन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। अगर प्रछन्न बेरोजगारी की बात करेंगे तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी। और इसका सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इस शब्द का, प्रछन्न बेरोजगारी का सबसे पहले प्रयोग जॉन रॉबिन्सन ने किया था। चलिए ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन आप याद रखेंगे 1949 में किया गया। ठीक है, 1949 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालोविश। ठीक है, महालोविश इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता के पास 100 रुपए है। अब जो इसके बाद जो भी हैं मैथ के प्रश्न हैं, जिसको आप पॉज करके और देख सकते हैं और उसके आंसर को आप लगा सकते हैं। आंसर चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, तो 96 प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 70 रुपए। उसके बाद अगर 97 प्रश्न की बात करेंगे तो 97 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 98 प्रश्न की बात कर लें तो 98वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 99वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और 100वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथा मॉक टेस्ट समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और किसी एक ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे 5 घंटे का समय लग जाता है और 2 से 3 दिन हम लोग को इसके पहले में भी मेहनत करना होता है, तब जाकर एक वीडियो बनती है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।